तो ये तो हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फिजिकल और फिजिक्स वाला इंटरप्रिटेशन। इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। VRMS हमने कैसे फाइंड किया। अगर आपको मैथमेटिकली फाइंड करना है तो आप हर मॉलिक्यूल के पास जा रहे हैं, उसका स्पीड लेकर के स्क्वायर कर रहे हैं, सम कर देते हैं, कैपिटल N से डिवाइड कर रहे हैं, फिर रूट ले रहे हैं। तो VRMS फाइंड करने में, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करने में आप 3 ऑपरेशन करते हैं बारी बारी से। पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर मीन ले रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप देखिए रूट भी ले रहे हैं और यहाँ स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो इस रूट और इस स्क्वायर को क्यों नहीं कैंसिल कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये मीन भी घुसा हुआ है। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इज़ दिस इक्वल टू ए प्लस बी, क्या आप इसमें स्क्वायर और रूट को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं ना। दिस इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि रूट और स्क्वायर के बीच में मीन है। देखो यहाँ पर मीन है ना, ये मीन बहुत ही मीन प्राणी है। इसी मीन के कारण तो आप इस रूट और स्क्वायर को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर रूट और स्क्वायर साथ होता, फॉर एग्जाम्पल रूट 36 और रूट के बाद आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट 36 स्क्वायर क्या होता है, ये 36 के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको वही नंबर मिल गया। लेकिन इस केस में देखो रूट और स्क्वायर के बीच में मीन है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर VI स्क्वायर बार कर दें। मैथमेटिकली देखिए RMS स्पीड कैसे फाइंड किया जाता है। एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कि उसका स्पीड है 3, दूसरे मॉलिक्यूल का स्पीड है 4, तीसरे का है 5, तो RMS स्पीड कैसे फाइंड करिएगा। आप 3 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5 स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है और इनका रूट अंडर ले लीजिए, तो जो भी आएगा ये आपको क्या दे देगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पीड है 3, और 300 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पीड है 4, और 200 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पीड है 5। तो VRMS कैसे फाइंड करिएगा। 100 मॉलिक्यूल्स का स्पीड है 3, तो कर दीजिए 100 इंटू 3 स्क्वायर, प्लस 300 मॉलिक्यूल्स का स्पीड है 4, तो इसको कर दीजिए 4 स्क्वायर, प्लस 200 मॉलिक्यूल का स्पीड है 5, तो कर दीजिए 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 300 प्लस 2 500 प्लस 100 600, तो ये 600 कर दीजिए और इस पूरे का रूट ले लीजिए, तो ये आपको दे देगा VRMS। तो स्टैंडर्ड तरीका है जिस तरह आप लोग स्टैट्स में मीन वगैरह फाइंड करते हैं ना, जैसे कि ये 100 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। 100 मॉलिक्यूल्स के पास 3 का स्पीड है, तो जब समेशन करिएगा तो 3 स्क्वायर वाले टर्म्स 100 टाइम्स आएंगे, तो 100 इंटू 3 स्क्वायर कर दिया, प्लस 300 इंटू 4 स्क्वायर, प्लस 200 इंटू 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 600, रूट ले लिया, तो आपको VRMS मिल गया। अब ये जो रिलेशन हमने लिखा था, इसी रिलेशन का यूज़ करके हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू एन बाई 3v, ये रूट और स्क्वायर को हटा दें तो ये क्या है, समेशन VI स्क्वायर बाई कैपिटल N है। ये n तो बाद में हमने ज़बरदस्ती घुसा दिया था ना, तो ये n और ये n हटा दीजिए, तो बेसिकली आपको रिलेशन क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू m बाई 3v समेशन VI स्क्वायर। इनफैक्ट हम लोग शुरुआत में यही रिलेशन प्रूव किए थे ना, P इज इक्वल टू m बाई 3v इंटू समेशन VI स्क्वायर। अब इस तरह के बहुत सारे रिलेशन आपको इसमें मिलेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, सबको समझिए। ये हम लोगों ने शुरुआत में ही प्रूव किया था। ये प्रूव करने से पहले, यहाँ तक आने से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। तो हम लोग अभी इस रिलेशन को देखते हैं। ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख दें, m को अंदर ले जाते हैं और 2 एक बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 बाई 3v, समेशन m अंदर गया है और ये 2 आया है तो m बाई 2 हो गया, VI स्क्वायर हो जाएगा। और समेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से कैपिटल N तक। तो देखो ये एक चीज़ क्या है, m बाई 2 VI स्क्वायर क्या है, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है ना। हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या है, m बाई 2 VI स्क्वायर। और आपने सारे मॉलिक्यूल्स पे समेशन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इस पूरी थियोरी में हमने ये अज्यूम किया है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनो एटॉमिक हैं, एक ही एटम के बने हुए हैं, उनके बीच में कोई रोटेशन, कोई वाइब्रेशन, उस तरह का मोशन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल कुछ वाइब्रेट कर रहा हो, कुछ रोटेट कर रहा हो, उसकी चिंता अभी हम लोग नहीं करते हैं।
अब तक की पूरी थियरी में हमने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में ही डिस्कस किया है। ये जो वी आई आया था कहाँ से आया था? उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से आया था। अगर वो मॉलिक्यूल 3-4 एटम का बना हुआ है और अगर वो रोटेट कर रहा है या वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी अलग कहानी हो जाएगी, एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा, उसको अभी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये किसके बराबर हो गया? आप यहाँ से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, P इज इक्वल टू 2/3V इंटू के टोटल। ये टोटल क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको E भी लिख देते हैं बुक्स में, एस.सी. वर्मा जी के बुक में आई थिंक इसको E ही लिखा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3PV/2। अब इस PV को भी हम लोग NRT वगैरह में चेंज करेंगे, बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ से समझ में आ गया कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3PV/2 हो गया। अब इस रिलेशन में और थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं, इस m को अंदर ले जाते हैं और यहाँ कैपिटल N ले आते हैं, तो हो जाएगा n/3V। अंदर में ले गए और mVI² कर दिया और यहाँ पर बाई कैपिटल N करना पड़ेगा। एक 2 भी यहाँ लगा दिया और यहाँ भी 2 कर दिया। तो देखो हमने क्या किया, ये कर दिया 2n/3V इंटू आ जाएगा समेशन हाफ mVI² डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये देखो ऊपर से नीचे हम लोग कैसे आए, बहुत सिंपल है। एक ही रिलेशन को हम लोग बार बार घुमा के कभी कुछ कर रहे हैं। m/3v समेशन VI² तो था ही पहले से, यहाँ हमने क्या कर दिया, एक 2 इधर लाया तो बाई 2 डिवाइड कर दिया, कैपिटल N से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया, 2n/3v हो गया। तो ये जो आया ये क्या है? देखो समेशन हाफ mVI² क्या हो गया? हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का सम। उस सम को हमने n से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये जो पूरा चीज़ है ब्रैकेट के अंदर में, ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो समेशन हाफ mVI², यानी कि हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड कर दिया, समेशन कर दिया और उस टोटल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो ये हमें मिल गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कोई गैस अगर हॉट है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हम लोग जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आएगी, टेम्परेचर घटेगा तो एनर्जी घटेगी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि ये वाला जो पूरा चीज़ है ना, ये टेम्परेचर T और ये T टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में है, इस T के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। कैपिटल T क्या हो गया? टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल में नहीं, क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल में आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है, वहाँ पर भी मोशन होता रहता है। तो ये T है केल्विन स्केल में। तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है दिस इज प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 टाइम्स T। इस पूरे को हम लोग K1 टाइम्स T लिख देते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप ये K1 क्यों लिख रहे हैं, सीधे सीधे K लिख दो ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हम तो जानते हैं आप वहीं तक पहुंचोगे। मैं K1 इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको मैं K1 टाइम्स T लिखूंगा तो ये 2/3 K1 हो जाएगा। तो 2/3 टाइम्स K1 को मैं एक नया कांस्टेंट K लिख दूंगा और इस K को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बुक्स में इसको इसलिए KB भी लिखते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो पूरा चीज़ है इसको लिख दिया K1T। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें P इज इक्वल टू 2n/3V और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिख दिया K1T। अब इसको ये करते हैं कि 2/3 इंटू K1, इसको एक नया नाम दे देते हैं K, दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जो पूरा रिलेशन है ये हो जाएगा P इज इक्वल टू n/V इंटू KT। K की जगह बुक्स में इसको KB भी लिखते हैं, क्योंकि K कभी कभी कन्फ्यूजन देता है कि कहीं ये केल्विन वाला K तो नहीं है, इसलिए इसको KB भी लिखते हैं। मैं इसको K लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस V को उधर ले जाओ तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू N टाइम्स KT।
तो यही रिलेशन है जिसको प्रूव करने के लिए इतनी देर से मैं मगजमारी कर रहा था। ये रिलेशन क्या बता रहा है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना ये कैपिटल एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू के इनटू टी। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस का रिलेशन। अब इस रिलेशन को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखें या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखने में देखो क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग जानते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस होगा, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो के जो है ना वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो जाता है। बुक्स में देखिएगा इसका कुछ होता है 10⁻⁻23 वगैरह कुछ वैल्यू होती है। तो एन जो है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, के जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो एन और के के टर्म्स में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि जो हम लोग एक मैक्रोस्कोपिक लेवल में ह्यूमन स्केल में कोई नंबर्स लें 10, 20, 30, 40 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी एन को हम लोग मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मोल क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilograms of carbon 12, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप? कार्बन 12। और हम लोग जानते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं पर मोल। इसी को कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। यानी कि अगर एक मोल है किसी भी सब्सटेंस का तो उस एक मोल में कितने एंटिटीज हो जाएंगी? मैं एंटिटीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर उसमें मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पर मोल, या उसमें अगर एटम्स हैं तो इतने एटम्स होंगे। तो अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था PV इज इक्वल टू NKT, इसको अगर हम लोग मोल्स के टर्म्स में लिखें और मान लीजिए कि हमारे पास n मोल है, तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? एक मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? n इंटू कैपिटल A। तो इतने मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हों तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल NA इंटू KT लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, n इंटू NA, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? n इंटू NA। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n की जगह आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए n इंटू कैपिटल NA इंटू KT। अब ये NA इंटू K ये मिल करके एक नया कांस्टेंट बन जाता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। इसकी वैल्यू होती है आई थिंक 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो ये जो Na इंटू के है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के R बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि R हो जाता है Na इंटू के, तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लोग लिखें PV इज इक्वल टू nRT या हम लोग लिखें PV इज इक्वल टू कैपिटल NKT। दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एक में आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में काम कर रहे हैं, दूसरे में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में काम कर रहे हैं। और पिछले पार्ट में हमने ये भी प्रूव किया था कि प्रेशर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू ρ/3 इंटू VRMS स्क्वायर। और रो क्या हो जाएगा? रो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू टोटल मास, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V। तो इस रो की जगह आप m इंटू n बाई V भी लिख सकते हैं। अब इस V को इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा PV इज इक्वल टू m इंटू n बाई 3 VRMS स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये सब मैनिपुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं हर फॉर्मूले का एक दूसरे से रिलेशन दिखा रहा हूँ। और मत घबराइए, लास्ट में मैं बिल्कुल लिस्ट ऑफ 5-6 फॉर्मूले लिख दूंगा जिससे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी तो जितने फॉर्मूले हैं उनका यूज करके एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। PV क्या है? यहाँ से हम लोग जानते हैं कि PV जो है वो NKT के बराबर है। तो इसको यहाँ से ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NKT। तो अब इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें VRMS मिल जाएगा। किसके टर्म्स में? टेम्परेचर के टर्म्स में। तो ये जो पूरा मैनिपुलेशन मैं कर रहा था ना, मैं इसीलिए कर रहा था ताकि मैं RMS स्पीड फाइंड कर लूँ टेम्परेचर के टर्म्स में। तो मैं VRMS को K, T और M के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया VRMS का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्या हो जाएगा? √3kT बाई स्मॉल m। ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल।
K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप क्या करिए, ऊपर और नीचे Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले में अगर आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Na से मल्टीप्लाई करिएगा। Na क्या है? एवोगाड्रोज नंबर। तो K इंटू Na क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R। और M इंटू Na क्या हो जाएगा? M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। Na क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो M इंटू Na हो जाता है मोलर मास, यानी कि मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट गैस। इसका सिंबल होता है m0। SC वर्मा जी की बुक में m0 यूज कर रखा है, इसलिए मैं m0 लिख रहा हूं। इसका नाम हो जाता है मोलर मास, या कुछ बुक्स में इसको मॉलिकुलर वेट भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका यूनिट ग्राम्स या किलोग्राम्स में होता है। वेट कहने को बोल देते हैं, लेकिन ये मोलर मास है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाता है 32 ग्राम्स पर मोल। तो ये सब तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा ही होगा। तो VRMS को आप K के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। उसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन को आप R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या K के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने R के टर्म्स में लिखा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स लेना पड़ेगा। स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखा तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हर जगह ये पेयर याद रखिएगा। जब भी आप R के टर्म्स में लिखिएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। जब भी आपको K के टर्म्स में लिखना होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ K है तो आपने मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिया। यहाँ देखिए R है तो आपने मास ऑफ वन मोल लिया। तो जब भी R आएगा तो मोल आएगा, जब भी K आएगा तो मॉलिक्यूल आएगा। ऐसा ही कुछ सीन था। दीवार एक फिल्म थी, 70s में आई थी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म थी। तो उसमें शशि कपूर एक पुलिस ऑफिसर होता है और अमिताभ बच्चन एक स्मगलर होता है। तो जब दोनों मिलते हैं तो अमिताभ बच्चन पूछता है कि मैं पहले पूछ लेना चाहता हूँ कि मुझसे मिलने एक भाई आया है या एक पुलिस वाला आया है। तो शशि कपूर क्या बोलता है कि जब तक एक भाई बोलेगा तो एक भाई सुनेगा, जबकि एक स्मगलर बोलेगा तो एक पुलिस वाला सुनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कुछ चल रहा है। जब तक आप R के टर्म्स में बोलिएगा तो आपको N मिलेगा। जैसे ही आप K के टर्म्स में जाइएगा तो आपको कैपिटल N मिल जाएगा। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हमने VRMS को K और R दोनों के टर्म्स में लिख दिया। लेकिन अभी हमने देखा था कि VRMS का एक और फॉर्मूला होता है, किसके टर्म्स में? प्रेशर और रो के टर्म्स में। तो एक ही चीज़ है VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम लोग 3 डिफरेंट फॉर्मूले से लिख सकते हैं, तीनों सेम हैं। ये तीनों फॉर्मूला फिजिक्स का फॉर्मूला है, यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर आप प्योरली मैथमेटिकल फॉर्मूले के चक्कर में पड़े हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले लिखा था। VRMS क्या हो जाता है? आप हर मॉलिक्यूल के पास जाइए, उसके स्पीड को स्क्वायर करिए, उसका मीन लीजिए और रूट ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो VRMS के 4 फॉर्मूले हैं। यही 5 फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2-3 और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं मैं जो भी आगे डिराइव करूंगा। इस VRMS की टिपिकल वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप कैलकुलेट करिएगा 3p/ρ, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1840 मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन के केस में होता है। तो अब एक नेचुरल क्वेरी हो सकता है कि इस स्पीड से, जो RMS स्पीड है, इस स्पीड से एक्चुअली मूव क्या कर रहा है? क्या ये जरूरी है कि हर मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव करे? नहीं, ये तो मीन है ना। देखो इसमें वर्ड में ही है मीन, तो ये तो मीन स्क्वायर स्पीड का रूट है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इससे ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इससे कम स्पीड से मूव करेंगे। लेकिन फिर भी ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, 1840 मीटर पर सेकेंड है। और अगर आप किसी एक रूम में, मान लीजिए कि रूम के एक कोने में, इस कोने में आप कुछ अमोनिया या कोई परफ्यूम बॉटल रख देते हैं, तो क्या तुरंत दूसरे कोने में उसकी स्मेल आती है क्या? नहीं आती है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, 1840 मीटर पर सेकेंड है। अमोनिया के केस में मान लेते हैं कि थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अमोनिया हेवियर होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी उसका RMS स्पीड मान लीजिए कि 500 मीटर पर सेकेंड है। ये रूम हार्डली 1 मीटर का होगा। तो यहाँ से इस कोने से दूसरे कोने में अमोनिया की स्मेल या किसी भी गैस की स्मेल या कोई भी परफ्यूम की स्मेल आने में हार्डली 1-2 मिली सेकेंड लगना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में स्मेल को ठीक ठाक टाइम लग जाता है, 2-3 सेकेंड लग जाता है। तो ये क्यों होता है? और इतना ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद, 500 या 600 मीटर पर सेकेंड स्पीड होने के बावजूद भी
इन स्पाइट ऑफ दिस हाई स्पीड कोई मॉलिक्यूल तुरंत इस कोने से इस कोने क्यों नहीं पहुंच पाता है? सिंपल सा उसका रीज़न है, क्योंकि मॉलिक्यूल का स्पीड तो है इतना, लेकिन रास्ते में तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है ना, आपस में उनका कोलिजन होता रहता है। तो इतने ज़्यादा स्पीड से मान लो ये मॉलिक्यूल चलना स्टार्ट हुआ, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया दूसरा मॉलिक्यूल से टकरा गया तो वो वापस लौट आया, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से टकराया तो ऊपर की तरफ चला गया, फिर चौथे मॉलिक्यूल से टकराया तो नीचे की तरफ चला गया। तो मॉलिक्यूल का स्पीड तो ज़्यादा है, लेकिन उसका रैंडम मोशन हो रहा है, उसका कोलिजन हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इसलिए इस कोने से इस कोने तक उसको पहुंचने में, उस मॉलिक्यूल को या परफ्यूम की स्मेल को पहुंचने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है। एक रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कि किस रेट से डिफ्यूज कर रहा है। आगे मैं आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हाँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है जो इसके प्रोपोर्शनल होता है। अगर यानी कि कोई गैस लाइट है, उसका आरएमएस स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगा, लेकिन डिफ्यूजन की स्पीड इसके बराबर नहीं होती है, प्रोपोर्शनल होता है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस गैस का आरएमएस स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी रूम के एक कॉर्नर में कुछ परफ्यूम रखते हैं तो दूसरे कॉर्नर तक स्मेल पहुंचने में आपको 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम लग जाता है। ऑल्दो द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी वेरी हाई। अब हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हो गया mv²/2। अब हमें सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, सारे एनर्जी को सम टोटल कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे और इस पूरे चीज़ को n से, कैपिटल N से डिवाइड कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो m/2 है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा समेशन vi² डिवाइडेड बाई n, और ये समेशन vi² n हम लोग जानते हैं ये क्या है, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाता है m/2 VRMS स्क्वायर। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या है, m/2 VRMS स्क्वायर। अब अभी हमने VRMS को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखा था। VRMS जो है वो होता है √3kT/m। तो VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, VRMS स्क्वायर हो जाएगा 3kT/m। ये m और m कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2kT। तो हमने एक फॉर्मूला और डिराइव कर दिया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 3/2kT। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। आप चाहो तो इसमें एक टर्म लगा दो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल अभी वाइब्रेट या रोटेट नहीं कर रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट या रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे जब मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन थ्योरम बताऊंगा। इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाता है 12kT। अब एक मॉलिक्यूल अगर सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इस मॉलिक्यूल का 3/2kT है, और ये एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसमें वाइब्रेशन या रोटेशन हो रहा है तो ये 3 वाला टर्म इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करके 5 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। क्या होगा अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कितना हुआ 3/2kT। इस चीज़ को हम लोग R और N वगैरह के टर्म्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास N मोल्स ऑफ गैस है, तो उस N मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N इंटू कैपिटल Na मॉलिक्यूल्स होंगे। उन सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, N इंटू Na इंटू 3/2kT हो जाएगी। अब इस Na इंटू k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। यानी कि हमें मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ N मोल क्या हो जाएगा 3/2nRT। 3/2nRT क्या हो जाएगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ N मोल्स ऑफ गैस। ये N मोल का एनर्जी इतना है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा, N से डिवाइड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगा 3/2RT। बहुत सिंपल है ना। तो वही चीज़ आ गया, जब तक आप मॉलिक्यूल के टर्म्स में काम कर रहे हैं तो आपको K लिखना पड़ेगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है 3/2
kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा 3/2 RT। मोल के टर्म्स में आ गए तो R आ जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT हो गया। अब इस रिलेशन से आप ये भी देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको एक कंटेनर दे रखा है और उस कंटेनर में दो डिफरेंट गैसेज हैं, एक गैस A है, दूसरा गैस B है, और ये पूरा कंटेनर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों गैसेज का टेम्परेचर सेम हो गया है। A का टेम्परेचर और B का टेम्परेचर सेम है, दोनों मान लेते हैं कि टेम्परेचर T पे है। तो टेम्परेचर सेम होने से क्या इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा? नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को होता है, वो सोचते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। नहीं, हमने अभी क्या बताया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। तो अगर गैस A और गैस B दो गैसेज हैं, A का मास है m, तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा m/2 V RMS स्क्वायर। B का मास मान लेते हैं क्या है m', तो हो जाएगा m'/2, इसका कर देते हैं V RMS प्राइम स्क्वायर। अब टेम्परेचर दोनों का सेम है, यानी कि दोनों जो है वो किसके बराबर होगा 3/2 kT, और ये भी किसके बराबर होगा 3/2 kT। ये होगा ना, क्योंकि देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है m/2 V RMS स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 3/2 kT के बराबर। अब दोनों गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर तो सेम है, और थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर तो सेम होना ही है, क्योंकि देखो एक कंटेनर में रखा हुआ है, ये A का मॉलिक्यूल है, ये B का मॉलिक्यूल है। अगर आप कहते हो कि ऐसा हो जाए कि A का टेम्परेचर ज़्यादा है A के मॉलिक्यूल का और B के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, एक दूसरे को थोड़ा सा ये हीट वगैरह देने लगेंगे, हीट एक्सचेंज होगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो अगर इस कंटेनर में दो गैस हैं या तीन गैस हैं या 10 गैस हैं और गैसेज का थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होने से क्या होगा, सारे गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर सेम होगा यानी कि डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। हमने अभी दिखा दिया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, T पे। एक कंटेनर में अगर दो डिफरेंट गैसेज रखे हैं और दोनों गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों के गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर सेम होगा तो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ m/2 V RMS स्क्वायर दिस इज इक्वल टू m'/2 V RMS प्राइम स्क्वायर। तो अगर दो गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होना जरूरी नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि गैस A का आपने N1 मॉलिक्यूल्स लिया और गैस B का N2 मॉलिक्यूल्स लिया, अब दोनों का एवरेज सेम है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू N1 इधर हो जाएगा दिस एवरेज इंटू N2। अब ये सेम हो जरूरी तो नहीं है ना, दिस मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि अगर N1 और N2 इक्वल नहीं है, गैस A का मान लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया है, गैस B का आपने 200 मॉलिक्यूल्स लिया है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं होगा, दोनों का एवरेज सेम होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली अलग हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो गैसेज सेम टेम्परेचर पे होंगे, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है।